जिसको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, जैसे कि फिशन, रीजनरेशन, बडिंग, स्पोरोजेनेसिस, पार्थेनोजेनेसिस, इसी के अंदर एक और चीज आ जाती है एपोमैक्सिस, इसी के अंदर एक और चीज आ जाती है पार्थेनोकार्पी, कटिंग, ग्राफ्टिंग, ये है रिप्रोडक्शन की टाइप्स। स्टार्ट करेंगे फिशन से, और चूंकि हम ऑलरेडी फर्स्ट ईयर के छोटे छोटे चैप्टर्स जो थे वो पढ़ चुके हैं, तो बहुत सारी ऐसी हेडिंग्स भी होंगी जो कि हम इससे पहले किसी न किसी टॉपिक में पढ़ चुके हैं। फिशन का मतलब होता है डिवीजन, फिशन मीन्स डिवीजन, किसी चीज का डिवाइड होना। और इसकी दो किस्में होती हैं, एक प्रोसेस होता है बाइनरी फिशन, एक होता है मल्टीपल फिशन। बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन, याद रहे कि बाइनरी फिशन का प्रोसेस बहुत कॉमन प्रोसेस है जिसमें एक सेल डिवाइड होता है और दो नए सेल हासिल होते हैं। एक सेल डिवाइड होता है, दो नए सेल हासिल होते हैं, और ये प्रोसेस मोस्टली माइटोसिस के तहत ही होता है। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह, जो प्रोकैरियोटिक होते हैं, तो उनमें ये प्रोसेस जो है एमाइटोसिस के तहत भी हो सकता है। ठीक है, मोस्टली ये प्रोसेस माइटोसिस के तहत, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक हैं जैसे कि बैक्टीरिया, तो इनके अंदर ये प्रोसेस एमाइटोसिस के तहत भी हो सकता है। सिंपली इस प्रोसेस के दो स्टेप्स होते हैं। एक प्रोसेस होता है कैरियोकाइनेसिस, जिसमें न्यूक्लियस डिवाइड होता है और एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस हासिल होते हैं। और फिर उसके बाद प्रोसेस होता है साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस जिसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, यहां तक कि फिर एक सेल से दो नए सेल हासिल होते हैं। नाउ मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन के बहुत सारे नाम हैं, कहीं उससे जायद होती है। स्टूडेंट्स मुझे बताएं, इंटरनेट प्रॉब्लम आ रही है कोई? आपको मेरी आवाज़ मौसूल हो रही है? आपको ऑडियो वीडियो दोनों चीज़ें रिसीव हो रही हैं या कोई प्रॉब्लम आ रही है? इस वक्त क्या कंडीशन है? ठीक है, दोबारा सुने। आई थिंक जब मैंने मल्टीपल फिशन शुरू किया तो आई थिंक शायद उस लम्हे जो है नेट का कोई इशू आया है। मल्टीपल फिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक सेल डिवाइड होगा और हासिल होने वाले नए सेल्स की तादाद दो से जायद होगी। और मैंने ये कहा कि ये प्रोसेस मोस्टली अनफेवरेबल कंडीशंस में होती हैं। सही है। मल्टीपल फिशन की सबसे आइडियल एग्जाम्पल है एमीबा।
एमीबा की शेप हम जानते हैं कि इरेगुलर होता है, लेकिन जब ये प्रोसेस होगा तो सबसे पहले इसकी शेप राउंड हो जाएगी। कुछ इसी तरह के टॉपिक्स हम बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझने में टाइम नहीं लगेगा। फिर उसके बाद इसके अराउंड एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है। याद करें, इस प्रोटेक्टिव लेयर को हम सिस्ट कहते हैं। और फिर सिस्ट बनने के बाद न्यूक्लियस डिवाइड होता है, और न्यूक्लियस की तादाद पहले होती है 1 से 2, और फिर हो जाती है 2 से 4, फिर 4 से हो जाती है 8, 8 से 16। इस तरह से ये सिलसिला 64 तक भी जा सकता है, लेकिन चूंकि मिनिमम नंबर 4 है तो हम इसको 4 पे ही क्लोज कर लेते हैं। उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। अगर न्यूक्लियस 4 हैं तो साइटोप्लाज्म भी 4 ही होंगे, यानी कि तादाद जो है वो हमेशा इक्वली डिवाइड होती है। अब 4 सेल बन चुके हैं, ये आपस में एक दूसरे से अलग हो जाएंगे इस तरह से, और इन्हीं अलग होने वाले सेल्स को हम कहते हैं ज़ूस्पोर। अलग होने के बाद अब ये सारे सेल बाहर आ जाएंगे, क्योंकि सिस्ट खत्म हो चुकी है, या अभी तक सिस्ट मौजूद थी, सिस्ट खत्म हो गई, और फिर ये सेल अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएंगे, यानी जो भी इनकी असल शक्ल होगी उसी शक्ल में ये वापस आ जाएंगे। तो दीज आर ऑल अबाउट द मल्टीपल फिशन। ठीक है बच्चों, दोनों प्रोसेस में आ गए। Now number 2, budding. बडिंग के अंदर बड बनता है, और बड किसी भी चीज के आउट ग्रोथ को कहते हैं। मल्टीपल फिशन के बहुत सारे नाम मैंने आपको बताए थे कि मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स में इसके मुख्तलिफ नाम होते हैं। प्रोसेस तो मल्टीपल फिशन ही होता है, लेकिन मुख्तलिफ नाम रखे जाते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि बैक्टीरिया में हम इसे एंडोस्पोर का नाम देते हैं। इस तरह से अगर कॉलरीला आपने पढ़ा होगा चैप्टर 7 फर्स्ट ईयर का, तो उसमें हम इसको एप्लानोस्पोर का नाम दे देते हैं, और यहाँ पे हमने इसको ज़ूस्पोर का नाम दे दिया। ठीक है, बडिंग के अंदर बड बनता है। और आप जानते हैं कि अदरक के अंदर, यानी कि जिंजर के अंदर, ये प्रोसेस पूरे साल देखने में आता है। सर्दियों के मौसम में जब नए आलू आते हैं तो उसमें भी ये प्रोसेस बहुत क्लियर होता है। सही है। फिर ये और बड़ा होगा और इसमें टेंटिकल्स बन जाएंगे, और फिर ये हाइड्रा अपने पेरेंट से, ये बर्ड अपने पेरेंट से डिटैच हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। ना रीजनरेशन, किसी चीज का दोबारा प्रोड्यूस होना,
ये प्रोसेस तमाम एनिमल्स में कॉमन है, चाहे वो फ्लैजिलेटेड एनिमल्स के फ्लैजेलम ही क्यों ना हो, या हायर ऑर्गेनिज्म में जैसे इंसानों में बालों के अंदर रीजनरेशन होती है, नाखून के अंदर होती है। इंसानी जिस्म में न्यूरॉन्स के अलावा पूरी बॉडी में रीजनरेशन होती है। तो रीजनरेशन का जो मेथड है वो कॉमन है तमाम एनिमल्स में। जैसे कि आपने सुना होगा कि स्टार फिश के 5 आर्म्स होते हैं, कोई भी आर्म्स टूट जाए तो दोबारा बन जाता है। इस तरह से लेजर्ड की टेल कट जाए दोबारा बन जाती है। प्लांट्स में रीजनरेशन के 2 मेथड हैं, एक मेथड को कहते हैं कॉर्क और एक को कहते हैं कैलस। तो कॉर्क में और कैलस में क्या फर्क है देखें, पहले समझ लें इसको। देखें ये एक स्टॉक है और मैंने इसको यहां से कट कर दिया, ठीक है। अब कॉर्क में क्या होगा कि यहां आखिरी सिरे पे जहां से आपने कट किया है यहां पर कुछ सेल्स बनेंगे, जैसे ये आपको नजर आ रहा है, ये सेल्स बने हुए हैं, ठीक है। लेकिन अब इसकी ग्रोथ रुक जाएगी, अब फर्दर इसकी ग्रोथ नहीं होगी, इसे कहते हैं कॉर्क। तो कॉर्क का एक मतलब लिमिटेशन भी होता है क्योंकि ये ग्रोथ को लिमिटेड कर देता है। जबकि कैलस में आपने इसको यहां से कट किया और अब इसकी ग्रोथ हो रही है और मुस्तकिल ग्रोथ हो रही है। नतीजा ये निकलेगा कि मुस्तकिल ग्रोथ होने की वजह से इसकी लंबाई में इजाफा होता रहेगा, इसे हम कहते हैं कैलस। कैलस का एक मतलब होता है कंटिन्यूएशन, ठीक है। कॉर्क का मतलब लिमिटेशन, ग्रोथ लिमिटेड हो गई, रुक गई, और कैलस का मतलब होता है कंटिन्यूएशन, इसमें ग्रोथ कंटिन्यू रहती है। स्पोरोजेनेसिस का रेफरेंस दे देता हूं मैं आपको, ये पढ़ा चुका हूं मैं आपको। स्पोरोजेनेसिस आपने फंजाई में पढ़ा था कि फंजाई के अंदर स्पोरेंजियम होता है और स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपने चैप्टर 9 फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा कि लाइफ साइकिल के 2 स्टेप्स होते हैं। स्पोरोफाइट में स्पोर बनता है और गैमेटोफाइट में गैमेट्स बनते हैं। ये जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं एंथर के अंदर, ये भी स्पोर की ही एक टाइप है। तो स्पोर फॉर्मेशन पौधों में तो बहुत ही कॉमन प्रोसेस है, जो कि हमें लोअर प्लांट्स में भी मिलता है और हायर प्लांट्स में भी मिलता है। लेकिन स्पोर फॉर्मेशन एनिमल्स में एक रेयर प्रोसेस है, ठीक है। आपको चैप्टर 10 अगर पढ़ा दिया गया हो या आपने खुद पढ़ लिया हो तो आपको पता होगा कि फाइलम प्रोटोजोआ की एक क्लास होती है स्पोरोजोआ, और उसे स्पोरोजोआ इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें स्पोर फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो ये चैप्टर 7 था फर्स्ट ईयर का, ये तो मैंने आपको पढ़ाया था। लेकिन अगर आपने फर्स्ट ईयर चैप्टर 10 पढ़ लिया हो तो आपने देखा होगा कि ये स्पोर फॉर्मेशन आपको किसी और फाइलम में नहीं मिलती, ये आपको सिर्फ किस में मिलती है, ओनली इन फाइलम प्रोटोजोआ, कि उसमें स्पोर फॉर्मेशन होती है और उसी वजह से क्लास का नाम ही स्पोरोजोआ रखा गया। तो स्पोर फॉर्मेशन प्लांट्स में कॉमन है और एनिमल्स में रेयर है। पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोकार्पी, एपोमैक्सिस, इन सब में क्या फर्क है? देखिए इन तीनों प्रोसेस में कॉमन पॉइंट ये है कि मेल में मेल गैमेट्स बनेंगे यानी कि स्पर्म, और फीमेल में फीमेल गैमेट्स बनेंगे यानी कि ओवम। अब होता यह है कि गैमेट्स बनने के बाद दोनों गैमेट्स फ्यूज्ड होते हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स फ्यूज्ड नहीं होंगी। फिर क्या होगा, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स में सेल्फ रेप्लिकेशन होगी, ये खुद ब खुद डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं और डिवाइड होते होते इनसे एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है, इनसे एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है। सही है, दोबारा सुन लें। मेल और फीमेल बॉडी के अंदर बिल तरतीब मेल और फीमेल गैमेट्स बनेंगे, स्पर्म और ओवम की फॉर्मेशन होगी। लेकिन स्पर्म्स और ओवम्स ये फर्टिलाइज नहीं होंगे, जाइगोट नहीं बनेगा, बल्कि होता यह है कि दोनों गैमेट्स में सेल्फ रेप्लिकेशन के तहत एक नया जानदार पैदा होता है, ठीक है। ये तो कॉमन बात हो गई, चाहे हम बात करें पार्थेनोजेनेसिस की, पार्थेनोकार्पी की या एपोमैक्सिस की बात करें, ये तो हो गया कॉमन। अब फर्क ये है
कि अगर एनिमल में प्रोसेस हो तो हम उसे कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। अगर ये प्रोसेस एनिमल में हो तो हम उसे कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस, और इसकी आइडियल एग्जाम्पल और इसकी आइडियल एग्जाम्पल फाइलम आर्थ्रोपोडा है। ठीक है, इसकी आइडियल एग्जाम्पल फाइलम आर्थ्रोपोडा है। ठीक है, और बाकी जो दो प्रोसेस हैं एपोमैक्सिस और पार्थेनोकार्पी, ये प्लांट्स में होते हैं। ठीक है, एपोमैक्सिस प्लांट्स में होता है, पार्थेनोकार्पी प्लांट्स में होता है। तो फिर इसमें फर्क क्या है? दोनों प्रोसेस के नाम प्लांट्स में क्यों रखे गए? तो फर्क ये है कि अगर विदाउट सीड एक नया प्लांट बनता है, विदाउट सीड, तो उसे कहते हैं पार्थेनोकार्पी। विदाउट सीड होगा तो पार्थेनोकार्पी, और विथ सीड होगा तो एपोमैक्सिस। ठीक है, विदाउट सीड होंगे तो पार्थेनोकार्पी, और विथ सीड होंगे, बीज के साथ पैदा होंगे तो एपोमैक्सिस। नाउ कटिंग। ये गैमेट्स डिप्लॉयड होते हैं, इसलिए ऑर्गेनिज्म भी डिप्लॉयड ही होगा। देखें कटिंग में क्या होता है। कटिंग का प्रोसेस हम करते हैं आमतौर पे रोज के अंदर, क्योंकि रोज के अंदर सीड्स तो होती नहीं है। तो आप इसको किस तरह से पैदा करेंगे कि आप इसका स्टेम लेते हैं और स्टेम को एक खास तरीके से कट करते हैं इस तरह से। ये जो कटिंग आप देख रहे हैं, इस कटिंग को उर्दू में जो हमारे फार्मर होते हैं वो इसे कलम कहते हैं, और इंग्लिश में इसे पेन नहीं कहते, क्रिस्टल कहते हैं। ठीक है, क्रिस्टल, सही। और ये क्रिस्टल लाइक कटिंग होती है, और कटिंग जितनी शार्प होगी इतना बेहतर होता है। और ये जो नीचे वाला जो हिस्सा है, जो इसकी टिप है, इस हिस्से को हम मिट्टी में दबा देते हैं, और यहाँ से जो है एक नया प्लांट निकलता है। तो ये प्रोसेस जो है फैमिली रोजिएसी में बहुत ही कॉमनली किया जाता है। एसेक्सुअल की नेक्स्ट हेडिंग है ग्राफ्टिंग। एसेक्सुअल की नेक्स्ट हेडिंग है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या होता है? देखें, हमारे पास दो मैंगो ट्रीज हैं, दो मैंगो ट्रीज हैं। ये हमारे पास हेल्दी है, ये इसका स्टॉक है, और ये वीक है। दरख्तों में हेल्दी उसे कहते हैं जिसकी प्रोडक्शन ज्यादा हो और क्वालिटी अच्छी हो। जिसकी प्रोडक्शन ज्यादा हो और क्वालिटी अच्छी हो। और वीक उसे कहते हैं जिसकी प्रोडक्शन कम हो और क्वालिटी अच्छी ना हो, यानी अच्छे आम पैदा हो और ज्यादा मिकदार में पैदा हो, तो ये हेल्दी मैंगो ट्री की अलामत है। ठीक है, और अगर वीक मैंगो ट्री है तो उसमें आम की क्वालिटी भी अच्छी नहीं होगी और नंबर ऑफ प्रोडक्शन भी कम होगा। अब आप चाहते हैं कि जो वीक है वो हेल्दी हो जाए, तो क्या करेंगे? आप चाहते हैं कि जो वीक है वो हेल्दी हो जाए, तो आप उसके लिए क्या करेंगे? आपने क्या करना है, जो हेल्दी है इसका स्टॉक थोड़ा सा कट करेंगे और इस पार्ट को वीक के ऊपर अटैच कर देंगे। ठीक है, हेल्दी स्टॉक का कुछ हिस्सा लेंगे और वीक स्टॉक के साथ हम उसको अटैच कर देंगे। तो ये जो हेल्दी वाला पार्ट है इसको कहते हैं शियोन, और जो वीक वाला अपना पार्ट है उसका, इसे कहते हैं स्टॉक, STOCK, स्टॉक। ठीक है, इस तरह से हेल्दी के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो ग्रेजुअली वीक में ट्रांसफर होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो वीक होता है वो भी कुछ अरसे के बाद हेल्दी हो जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मेल और फीमेल गैमेट्स बनते हैं, चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो। और याद रखें कि ये गैमेट्स इसी तरीके से इसमें एक हेडिंग है ट्विंस के बारे में। याद होगा आपको कि ट्विंस दो किस्म के होते हैं। एक होता है आइडेंटिकल यानी कि एक जैसे, जो मोनोजाइगोटिक होते हैं,
यानी एक ही जाइगोट से बने होते हैं, ठीक है, मोनोजाइगोटिक होते हैं, एक ही जाइगोट से बने हुए होते हैं, और हम उसे कहते हैं आइडेंटिकल ट्विंस, जिसमें पैदा होने वाले दोनों बच्चे मेल होंगे या फिर दोनों ही फीमेल होंगे। 99% ऐसा ही होता है। लेकिन जो फैटर्नल ट्विंस होते हैं, जो फैटर्नल ट्विंस होते हैं, उसमें एक मेल होगा और सेकंड फीमेल। 99% कंडीशन में एक मेल दूसरा फीमेल, और इस कंडीशन में जबकि एक मेल हो और एक फीमेल, इसे हम फैटर्नल ट्विंस कहेंगे। और फैटर्नल ट्विंस जो होते हैं ये डाइजाइगोटिक होते हैं, यानी कि दो डिफरेंट जाइगोट से बने हुए होते हैं, दो डिफरेंट जाइगोट से बने हुए होते हैं। सही है। मुझे पता है नेट प्रॉब्लम हुई है, इसलिए मैंने इसको रिपीट भी कर दिया। और इससे पहले मैंने क्लॉन के बारे में थोड़ा सा बताया था, जो इससे पहले भी आप कई दफा पढ़ चुके हैं, ठीक है। एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे मुकम्मल होता है। और मैं यहाँ पर पहले बॉटनी सेक्शन कंप्लीट करवाने जा रहा हूँ। अभी तक तो मैंने कंबाइंड पढ़ाया बॉटनी जोलॉजी, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक बॉटनी और जोलॉजी दोनों से रिलेटेड था। तो अब तक तो हमने इसको कंबाइंड वे में डिस्कस किया है, लेकिन अब हम इसको सबसे पहले डिस्कस करेंगे इसकी बॉटनी पार्ट को। बॉटनी पार्ट के अंदर हमें एक कॉन्सेप्ट मिलता है सबसे पहले पॉलिनेशन का। पॉलिनेशन का हमें एक कॉन्सेप्ट मिलता है। पॉलिनेशन किसे कहते हैं? देखिए, ये एंड्रोशियम है और ये गाइनोशियम है। एंड्रोशियम को हम डिवाइड करते हैं दो हिस्सों में। ये स्टॉक है जिसे हम फिलामेंट भी कहते हैं, ठीक है। ये स्टॉक है जिसे हम फिलामेंट भी कहते हैं। एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म की जो लाइफ साइकिल है वो हम चैप्टर 9 फर्स्ट में इन डिटेल पढ़ते हैं। यहाँ रेफरेंस है, तो यहाँ रेफरेंस नहीं पढ़ेंगे, बल्कि इन डिटेल फर्स्ट चैप्टर 9 में डिस्कस करेंगे, जहाँ पे सारी लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। वहीं पर लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म भी पढ़ा जाता है। देखो, ये स्टॉक है, स्टॉक को हम फिलामेंट कहेंगे। और ऊपर की तरफ ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये एंथर है। एंथर को हम माइक्रोस्पोरोफिल भी कहते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल में 4 चैम्बर्स बने हुए होते हैं इस तरह से, जिसे हम कहते हैं पॉलन सैक, और इसी का दूसरा नाम माइक्रो स्पोरेंजियम, ठीक है। एंड्रोशियम के दो हिस्से हो गए, फिलामेंट और एंथर। एंथर का दूसरा नाम माइक्रोस्पोरोफिल, और एंथर के अंदर 4 चैम्बर्स बने हुए होते हैं जिसे हम कहते हैं पॉलन सैक या माइक्रोस्पोरेंजियम। तो माइक्रो स्पोरेंजियम में क्या बनेंगे? माइक्रोस्पोर। ये माइक्रोस्पोर हैं, हम इसे पॉलन ग्रेन्स भी कहते हैं, पॉलन ग्रेन्स या माइक्रो स्पोर। माइक्रोस्पोर। अब देखिए, माइक्रोस्पोर में 2 किस्म के न्यूक्लियस होते हैं। इसमें 2 किस्म के न्यूक्लियस होते हैं। एक होता है ट्यूब न्यूक्लियस और एक होता है जनरेटिव न्यूक्लियस। ट्यूब न्यूक्लियस और जनरेटिव न्यूक्लियस। ट्यूब न्यूक्लियस से बनती है पॉलन ट्यूब, ठीक है, इससे बनेगी पॉलन ट्यूब।
जबकि जेनरेटिव न्यूक्लियस से बनते हैं मेल गैमेट्स, यानी कि स्पर्म। गाइनोशियम को हम डिवाइड करते हैं 3 हिस्सों में। ये स्टिग्मा है पहला हिस्सा, ये स्टाइल है दूसरा हिस्सा, और ये है ओवरी, जिसे हम मेगा स्पोरोफिल भी कहते हैं, ओवरी या मेगा स्पोरोफिल। इसके अंदर एक चैम्बर होता है, इसे ओव्यूल कहते हैं, इसी का दूसरा नाम है मेगा स्पोरेंजियम। और इस मेगा स्पोरेंजियम में बनता है मेगा स्पोर। तो इस मेगा स्पोर को न्यूसेलस भी कहते हैं। ठीक है, मेगास्पोर या न्यूसेलस। इस मेगास्पोर या न्यूसेलस के अराउंड एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है बाद में, जिसे इंटेगोमेंट कहा जाता है। मेगास्पोर के अराउंड एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है, जिसे हम न्यूसेलस के अराउंड, मेगास्पोर के अराउंड एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है, जिसे हम इंटेगोमेंट कहते हैं। मेगास्पोर के अंदर 2 किस्म के न्यूक्लियस होते हैं। फर्स्ट न्यूक्लियस से एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बनता है, जिसे साइनर्जिड्स कहा जाता है। फर्स्ट न्यूक्लियस से एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बनता है, जिसे हम साइनर्जिड्स कहते हैं। जबकि सेकंड न्यूक्लियस से फीमेल गैमेट्स की, यानी कि ओवम की फॉर्मेशन होती है। पॉलिनेशन क्या होता है, आइए चलते हैं पॉलिनेशन पे। ये तो अभी तक मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा रहा था, ताकि पॉलिनेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन समझने में आसानी हो। पॉलिनेशन का मतलब होता है शिफ्टिंग ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। शिफ्टिंग ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या है कि पॉलन ग्रेन्स मुंतकिल होते हैं अपने एंथर से स्टिग्मा पर। अब होता क्या है कि जब पॉलन ग्रेन्स स्ट्राइक करता है जाके स्टिग्मा से, तो पॉलन ग्रेन्स के अंदर एक न्यूक्लियस है ट्यूब, दूसरा है जनरेटिव। ये दोनों न्यूक्लियस एक्टिव हो जाएंगे। जो ट्यूब न्यूक्लियस है, इससे पॉलन ट्यूब बन जाएगी। देखिए पॉलन ट्यूब है, ये ट्यूब बनी
और देखो जा कहाँ रही है, गौर से देखो, बोर्ड की तरफ देखो, अपनी स्क्रीन की तरफ देखो कि ये ट्यूब कहाँ जा रही है। ये ट्यूब स्टिग्मा स्टाइल ओवरी को क्रॉस करके ये इंटेगोमेंट में जा रही है, और इंटेगोमेंट के अंदर क्या मिलेगा इसे, फीमेल गैमेट। ठीक है, पॉलन ट्यूब इंटेगोमेंट के अंदर दाखिल होती है, और जो जेनरेटिव न्यूक्लियस होता है इससे 2 स्पर्म बनते हैं, ये भी इंटेगोमेंट के अंदर चले जाते हैं, तो वहां पर फीमेल गैमेट है। अब ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज होंगे तो क्या बनेगा, जाइगोट। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन। सही है। फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी मैच्योर हो जाती है, जिससे फ्रूट बन जाता है। और ओवरी के अंदर क्या चीज होती है, अभी आपने पढ़ा है, ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल, और फ्रूट के अंदर क्या होता है, सीड। तो ओव्यूल से सीड बनेगा, ओवरी मैच्योर होगी तो फ्रूट बनेगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन, और ओव्यूल से सीड बनेगा। सही है, ओवरी मैच्योर हो गई फ्रूट में और सीड फॉर्मेशन हो गई। सही है। फ्रूट के अंदर सबसे बाहर की तरफ उसका छिलका होता है, जिसे एपिकार्प कहते हैं। सबसे बाहर की तरफ उसका छिलका होता है, जिसे एपिकार्प कहते हैं। छिलके को इंग्लिश में कहते हैं फ्रूट कोट। तो सबसे बाहर फ्रूट कोट होता है, और इस फ्रूट कोट से एपिकार्प बनेगा, छिलका बनेगा। फिर फ्रूट का तीसरा हिस्सा, मैं पहले के बाद तीसरे पे आ गया, एंडोकार्प। ये फल का सबसे अंदर वाला हिस्सा होता है जो खाया जाता है। ठीक है, तो ये 2 हिस्से तो हर फल में होते हैं, एपिकार्प और एंडोकार्प, ये तो हर फल में होता है। लेकिन कुछ फल ऐसे भी होते हैं जिसमें दरमियान में एक चीज होती है, मीजोकार्प। ये सब में नहीं होता। जैसे लेमन में आपको मिलेगा, अनार में मिलेगा, जैसे आपको ऑरेंज के अंदर मिलेगा कि आप ऑरेंज के छिलके को हटाते हैं तो अंदर जो व्हाइट कलर की झिल्ली होती है जो आप निकाल देते हैं स्लाइसिस के ऊपर से, वो मीजोकार्प है। इस तरह से अनार के अंदर जो अंदर झिल्लियां होती हैं, वो झिल्ली जो होती है मीजोकार्प है। अनार के दाने जो होते हैं वो एंडोकार्प है, और जो छिलका है अनार का वो एपिकार्प है। सही है। पॉलिनेशन की 2 किस्में होती हैं, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। दो किस्में होती हैं, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। अगर सेम फ्लावर में प्रोसेस हो तो उसे सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। सेम फ्लावर, ठीक है, यानी एक ही फ्लावर के अंदर प्रोसेस हो, एंड्रोशियम भी उसी का हो, गाइनोशियम भी उसी का हो। ठीक है, एंड्रोशियम भी उसी का हो और गाइनोशियम भी उसी का हो, सेम फ्लावर। तो इसकी 2 किस्में होती हैं, एक होता है होमोगेमी और एक होता है क्लिस्टोगेमी। होमोगेमी एंड क्लिस्टोगेमी। होमोगेमी ये किसी भी पौधे में हो सकता है, बस इसकी इतनी सी शर्त है कि मेल और फीमेल गैमेट्स की मैच्योरेशन टाइम सेम हो। ठीक है,
मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों की मैच्योरेशन टाइम सेम होनी चाहिए, बाकी ये प्रोसेस किसी भी प्लांट में हो सकता है। जबकि क्रिस्टोगैमी ये क्लोज फ्लावर में होता है। कौन सा क्लोज फ्लावर? एक फ्लावर ऐसा है कि जिसके पूरे अतराफ में चारों तरफ से एक मेम्ब्रेन बन जाती है और वो फ्लावर उस मेम्ब्रेन के अंदर होता है। ओपन फ्लावर होता है, खिला हुआ फूल होता है, लेकिन उस मेम्ब्रेन के अंदर बंद होता है। वो मेम्ब्रेन ट्रांसपेरेंट होती है, आप उस फ्लावर को मेम्ब्रेन के बाहर से देखते हैं, ठीक है। उस फ्लावर का नाम है कैमेलाइना। ये फ्लावर पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, कैमेलाइना। ये फ्लावर एक ऐसा फ्लावर है जो कि मेम्ब्रेन के अंदर बंद होता है, इसलिए उसके पॉलन ग्रेन्स कहीं और जा ही नहीं सकते क्योंकि वो फ्लावर क्लोज है। क्रॉस पॉलिनेशन एक्सटर्नल फैक्टर्स की मदद से होती है क्योंकि इसमें पॉलन ग्रेन्स डिस्टेंस ट्रेवल करता है। क्योंकि इसमें पॉलन ग्रेन्स डिस्टेंस ट्रेवल करता है, इसलिए ये प्रोसेस एक्सटर्नल फैक्टर्स की मदद से होता है। मिसाल के तौर पे अगर एक्सटर्नल फैक्टर हवा हो, विंड हो, तो हम उस प्रोसेस को एनीमोफिली कहते हैं। जैसे कि कॉटन है, ठीक है, इसके फ्लावर हवा में उड़ते हैं, इसके पॉलन ग्रेन्स हवा में उड़ते हैं क्योंकि पॉलन ग्रेन्स लाइट इन वेट होता है। ठीक है, पॉलन ग्रेन्स लाइट इन वेट होता है। देखो ये पॉलन ग्रेन्स है ना, तो इसकी दो लेयर्स होती है। एक होती है एक्साइन, बाहर क्या होती है? एक्साइन, और इनर होती है एंटाइन। ये दो लेयर्स हैं। तो इन पौधों में क्या होता है कि एंटाइन तो रिमेनिंग रहती है, लेकिन जो एक्साइन्स हैं, एक्साइन्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। इससे विंग्स बन जाती हैं और ये विंग्स इसे फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो अगर हवा के जरिए क्रॉस पॉलिनेशन हो तो हम उसे एनीमोफिली कहते हैं, और वाटर के जरिए हो, जैसे कि लोटस में होता है, जैसे कि एक्वेटिक प्लांट्स में होता है, तो हम उसे कहते हैं हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली। और अगर इंसेक्ट्स के जरिए हो, जैसे कि बटरफ्लाई, जैसे कि हनी बी, इंसेक्ट्स के जरिए हो, तो हम उसे कहते हैं एंटोमोफिली। एंटोमोफिली। और अगर बर्ड्स के जरिए हो, एनिमल्स के जरिए हो, तो हम उसे कहते हैं जूफिली। सेल्फ पॉलिनेशन में टाइम कम लगता है क्योंकि एक ही फ्लावर में प्रोसेस होता है, तो इसमें टाइम कम लगता है, वेस्टेज ऑफ गैमेट्स कम होती हैं। लेकिन नुकसान ये होता है कि जो जेनेटिकल डिजीजेस हैं उसका रेशियो बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि एक ही फ्लावर है तो उसी में बीमारी है, प्रॉब्लम है, इनहेरिटेड डिजीजेस हैं, तो उसका रेशियो मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो अगर सेल्फ पॉलिनेशन होती है तो फायदा सिर्फ ये है कि टाइम कम लगेगा, फायदा ये है कि वेस्टेज ऑफ गैमेट्स नहीं होगी, लेकिन नुकसान ये होगा कि जेनेटिकल डिजीज का रेशियो बढ़ेगा, और दूसरा नुकसान ये होगा कि न्यू स्पीशीज हासिल नहीं होंगी। और इसके मुकाबले में अगर हम बात करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन की, तो क्रॉस पॉलिनेशन में नुकसान ये है कि टाइम लगता है। नुकसान ये है कि हवा में उड़ के पानी में बहकर गैमेट्स जाया हो जाते हैं, तो वेस्टेज ऑफ गैमेट्स हो सकती हैं, टाइम ज्यादा लग सकता है, लेकिन फायदा ये होता है कि जेनेटिकल डिजीज का रेशियो भी कम हो जाता है, और फायदा ये होता है कि न्यू स्पीशीज भी हासिल होती है। मिसाल के तौर पे आप रोज के पॉलन ग्रेन्स ले लें और जैस्मीन के आप एग सेल्स ले लें, और इन दोनों को क्रॉस फर्टिलाइज करें, तो जैस्मीन और रोज के मिलने से फिर यास्मीन पैदा होती है, एक नया फ्लावर पैदा होता है। ठीक है, ये टॉपिक मुकम्मल हुआ। इसके बाद एक छोटी सी हेडिंग है वर्नेलाइजेशन, एक ऐसी टेक्निक जिसको हम कोल्ड ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट कहते हैं, जिसमें बीज को पानी में भिगोया जाता है, बजाय इसके कि हम बीज को मिट्टी में डाल दें,
सुबह शाम पानी दें। हम पहले क्या करते हैं, बीज को पानी में भिगोते हैं, उसमें हम केमिकल ऐड करते हैं। कौन से केमिकल्स? जो आजकल पाकिस्तान में भी होता है, बगैर मौसम के फल और फूल हासिल करना। आप देख लें पाकिस्तान में आप बहुत सी सब्जियां, बहुत से फल पूरे साल मिलते हैं, हालांकि सीजन नहीं होता, ठीक है। और ऐसे केमिकल्स भी ऐड कर दिए जाते हैं जिससे कम वक्त में ज्यादा प्रोडक्शन हो, ठीक है। ये है वर्टिलाइजेशन के आपने बीज को पहले मट्टी में नहीं डाला, पहले पानी में भिगोया आपने, उस पानी के अंदर आपने ऐसे केमिकल ऐड कर दिए कि बगैर मौसम के फल और फूल हासिल हो, ऐसे केमिकल ऐड कर दिए कि प्रोसेस की स्पीड बढ़ जाए, आपको जल्द से जल्द जो दरख्तों की ग्रोथ नजर आ रही हो, जल्द से जल्द आपको उसमें फ्लावर्स और फ्रूट्स मिलने लग जाएं। तो ये सारी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में भी अप्लाई हो रही है। और जब वो सीड अच्छी तरह से उस केमिकल वाले पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है तो फिर उसे मिट्टी में दबा दिया जाता है। यह है वर्टिलाइजेशन। इसी के अंदर एक और टॉपिक है फोटोपीरियोडिज्म। फोटोपीरियोडिज्म फोटोपीरियोडिज्म क्या होता है? डेफिनेशन लिखें। द मिनिमम वैल्यू ऑफ लाइट, द मिनिमम वैल्यू ऑफ लाइट which is required for making the minimum value of light which is required for making fruit, flowers and vegetables। वो कम से कम वक्त जो आपको चाहिए, वो कम से कम सूरज की रोशनी जो आपको चाहिए फ्रूट बनाने के लिए, फ्लावर बनाने के लिए, वेजिटेबल्स बनाने के लिए। इस बुनियाद पे पौधों की 3 किस्में होती हैं, लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट और न्यूट्रल डे प्लांट। लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट एंड न्यूट्रल डे प्लांट। क्या फर्क है तीनों में? लॉन्ग डे प्लांट, जब दिन लंबे हों तो रातें छोटी होती हैं, हम इन्हें शॉर्ट नाइट भी कह सकते हैं। और कौन सा सीजन होगा? समर। तो ये वो पौधे हैं जिन्हें अपनी प्रोडक्शन के लिए ज्यादा लाइट चाहिए। तो गर्मियों की सब्जी जैसे कि लेडी फिंगर, गर्मियों के फूल जैसे कि सनफ्लावर, और गर्मियों का फल जैसे कि मैंगो, इन्हें अपनी प्रोडक्शन के लिए ज्यादा लाइट रिक्वायर्ड होती है। नाउ शॉर्ट डे प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट, जब रातें छोटी हों तो दिन लंबे होते हैं, लेकिन यहां पे शॉर्ट डे है, दिन छोटे हैं तो रातें लंबी होंगी, तो लॉन्ग नाइट भी कह सकते हो। और ये कौन सा सीजन होगा? दिन छोटे रातें लंबी, विंटर। तो इन्हें अपने प्रोडक्शन के लिए कम लाइट चाहिए। जैसे गर्मियों की सब्जी है मटर, गाजर, सर्दियों की सब्जी मटर, फूल है मस्टर्ड, सरसों का फूल, मस्टर्ड ब्रासिका, और सर्दियों का फल बहुत मशहूर ऑरेंज। नाउ न्यूट्रल डे प्लांट। न्यूट्रल डे प्लांट, न्यूट्रल डे प्लांट उसे कहते हैं जिनको लाइट तो चाहिए, रोशनी तो चाहिए, लेकिन ड्यूरेशन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कम हो तो भी सही, ज्यादा हो तो भी सही। तो इनकी प्रोडक्शन पूरे साल नेचुरली होती है।
जैसे कि आलू, प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, नींबू, खीरा, टमाटर, जैसे कि बनाना, जैसे कि एप्पल, जैसे कि विंका रोजिया, सदाबहार फूल। आज के लेक्चर की आखिरी हेडिंग, इसके बाद एक लॉन्ग टॉपिक बॉटनी का रह जाएगा, वो अगली क्लास में पढ़ के ज़ूलॉजी स्टार्ट करेंगे। जब किसी बीज को मट्टी में डाला जाता है, ये बीज है, सीड, जब किसी बीज को, किसी सीड को मट्टी में डाला जाता है, तो जब तक कि इसमें से पौधा ना निकले, उस ड्यूरेशन को सीड डॉर्मेंसी कहते हैं। ठीक है, जब तक ये सीड जर्मिनेट ना हो जाए, जब तक कि ये सीड जर्मिनेट ना हो जाए, जब तक कि इस सीड से नया पौधा ना निकल जाए, उस वक्त तक इस हिडन प्रोसेस को और बीज के मट्टी में रहने के अमल को सीड डॉर्मेंसी कहते हैं। और जब सीड के रेडिकल से रूट निकल जाता है और सीड के प्लोम्यूल से स्टेम निकल जाता है, तो हम इस प्रोसेस को जर्मिनेशन कहते हैं। ठीक है, जब तक सीड मट्टी में है, सीड डॉर्मेंसी, जब रेडिकल से रूट और प्लोम्यूल से स्टेम अराइज हो जाए, तो हम उसे सीड जर्मिनेशन कहते हैं। आप जरा जर्मिनेशन की टाइप्स देखिए। भाई, आपने बीज को मट्टी में डाला है, लेकिन एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन ये सीड मट्टी से ऊपर आ गया। तवज्जो रखिएगा, आपने सीड को मट्टी के अंदर डाला था, लेकिन जब जर्मिनेशन का वक्त आया तो सीड मट्टी से ऊपर आ गया, और ऊपर आने के बाद इसमें से रूट और स्टेम्स निकले, तो हम इसे कहेंगे एपीजियल जर्मिनेशन। एपी का मतलब होता है अबव, एपीजियल जमीन के ऊपर, हम इसे कहेंगे एपीजियल जर्मिनेशन, जिसकी एग्जाम्पल है कस्टर्ड सीड, CASTOR, CASTOR। दूसरी कंडीशन देखें, आपने सीड को डाला मट्टी के अंदर, जब जर्मिनेशन हुई उस वक्त भी मट्टी के अंदर है, और मट्टी के अंदर से ही रूट और स्टेम निकल रहे हैं, जिसे कहेंगे हाइपोजियल जर्मिनेशन। हाइपोजियल जमीन के अंदर, सीड मट्टी के अंदर डाला था, वहीं जर्मिनेशन हो गई। इसके एग्जाम्पल है ग्राम, चना। लेकिन कुछ प्लांट्स होते हैं जो मार्शी प्लेसेस में पाए जाते हैं, सॉल्टी वाटर में पाए जाते हैं, जैसे कि कोकोनट, जैसे कि पाम ट्री। तो इनमें क्या होता है, देखें ये सॉइल सरफेस है, ठीक है, ये रूट्स हैं, ये स्टेम है, ये स्टेम की ब्रांच है, और इस स्टेम की ब्रांच पे ये फ्रूट है। ठीक है, ये फ्रूट है, और फ्रूट के अंदर क्या होता है, सीड। हर पौधे में जर्मिनेशन मट्टी में होती है, मट्टी से ताल्लुक रखती है, लेकिन इन पौधों में क्या होता है जो मार्शी प्लेसेस में पाए जाते हैं। अब देखिए यहां जर्मिनेशन सीड की फ्रूट के अंदर ही हो रही है। ये देखें स्टेम निकल गया, ये रूट, स्टेम रूट, इसमें जर्मिनेशन फ्रूट के अंदर ही हो रही है। और जब ये सीड रूट और स्टेम बना लेता है, तो फिर ये अपने वजन की वजह से फल को तोड़ते हुए ये सीड मट्टी में जाके गिरता है, और रूट और स्टेम अपनी अपनी डायरेक्शन में मूव करने लग जाती हैं। इसे कहते हैं वी पैरस जर्मिनेशन। वी पैरस जर्मिनेशन एक ऐसी जर्मिनेशन जिसमें सीड की जर्मिनेशन फ्रूट के अंदर ही स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और ये मार्शी प्लांट्स में होता है। जर्मिनेशन के फैक्टर्स क्या हैं?
बहुत ही आसान तरीन फैक्टर्स हैं, बहुत ही आसान तरीन फैक्टर्स हैं। भाई सीड को मट्टी में डालते हो, सबसे पहले क्या देखते हो कि सूरज की रोशनी वहां पहुंच रही है या नहीं। अंधेरे में तो बीज नहीं बोते ना, कभी बीज डालते हैं मट्टी के अंदर तो पहले देखते हैं कि सूरज की रोशनी वहां तक पहुंच रही है या नहीं। दूसरे नंबर पे ये देखा जाता है कि आप उसे सुबह शाम पानी देते हैं, ठीक है, फिर उसे ऑक्सीजन चाहिए ऑक्सीडेशन के लिए, एनर्जी बनाने के लिए, उसे कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए ग़िज़ा बनाने के लिए, उसे ऑक्सिन हार्मोन चाहिए ग्रोथ के लिए, ठीक है, उसे सनलाइट टेम्परेचर चाहिए। अभी आपने पढ़ा फोटोपीरियोडिज्म। तो जर्मिनेशन के फैक्टर्स बहुत ही आसान है, यानी कि ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको एक दफा सुन लिया जाए तो याद रह जाता है। सॉइल फर्टाइल होना चाहिए, सूरज की रोशनी पहुंचनी चाहिए, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड होनी चाहिए, वाटर होना चाहिए, ठीक है, ऑक्सिन हार्मोन्स होने चाहिए ताकि ग्रोथ हो सके। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम पढ़ेंगे इनफ्लोरेसेंस, जो कि लास्ट टॉपिक है सेकेंड ईयर चैप्टर 4 की बॉटनी सेक्शन का, और फिर उसके बाद हम